नमस्कार साथियों, निधन क्लासेस पर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त नागेश गहलोत उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जो आपके रीट एवं एमपीटेट एवं अन्य शिक्षक भर्तियों में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चे के रोने का कारण है क्या वियोग दुश्चिंता, क्या सामाजिक दुश्चिंता, या फिर संवेगात्मक दुश्चिंता होगी, या फिर अजनबी दुश्चिंता। तो आपको यहाँ पर या तो वियोग दुश्चिंता लग रहा होगा या फिर अजनबी दुश्चिंता। परंतु बच्चा जब अगर हम बात करें शेषवावस्था में होता है, तब वो संवेगात्मक रूप से इतना स्थिर नहीं हो पाता है और वो उतने संवेगों को प्रकट नहीं कर पाता है। इस कारण उसमें संवेगात्मक दुश्चिंता पाई जाती है बालक में। इसलिए जब उसकी माँ की गोद से उसकी दादी उठाएगी या फिर कोई अन्य परिजन उठाएगा, यहाँ पर दादी का उदाहरण दिया मैंने, परंतु कोई अन्य परिजन उठाएगा तो उस कारण वो रोने लग जाएगा, क्योंकि वो संवेगात्मक दुश्चिंता उसमें होती है। संवेगात्मक यानी इमोशनली एंग्जाइटी उसमें पाई जाती है, जिस कारण से बालक जो है वो उसकी माँ की गोद से उसको उठाने पर रोने लग जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। यानी जो फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है बालक का, जो जीन पियाजे जिसके संदर्भ में बात करते हैं, वो प्रश्न आपके सामने उपस्थित है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो फाइन मोटर डेवलपमेंट है, यानी डायनेमिक एक तरीके से बच्चा गतिक कौशल जो सीखता है, उसका उदाहरण कौन सा है। क्या लिखना, फुदकना, चढ़ना, या फिर दौड़ना। तो देखिए, सूक्ष्म गतिक कौशलों की अगर हम बात करें तो दो प्रकार से होते हैं। एक तो फाइन मोटर डेवलपमेंट यानी सूक्ष्म गतिक कौशल, जिसको हम सूक्ष्म गतिक कौशल बोल सकते हैं, यानी छोटे छोटे तरीके से विकास होता है बच्चे का, गतिक कौशल सीखता है। और एक होता है स्थूल गतिक कौशल। ठीक है, दो प्रकार से गतिक कौशल होते हैं। एक तो होता है सूक्ष्म गतिक कौशल जो आपके प्रश्न में दिया गया है, और एक होता है स्थूल स्थूल गतिक कौशल। स्थूल गतिक कौशल होता है जो बहुत बड़े स्तर पर होता है। तो फुदकना, चढ़ना, दौड़ना, ये सभी स्थूल गतिक कौशल के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। परंतु लिखने में बालक सूक्ष्म तरीके से अक्षरों को लिखना, पेन को पकड़ना वगैरह सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत सीखता है बालक। जबकि ये तीन चार चीज़ें जो है, ये तीनों ऑप्शन जो है, ये स्थूल गतिक कौशल के उदाहरण हैं। तो सूक्ष्म गतिक कौशल का मतलब लिखना, जो छोटी छोटी क्रियाएं करता है, बिल्कुल फाइन क्रियाएं जो करता है बालक, वो सभी कुछ किसके सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। तो हमारा यहाँ पर लिखना जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी रहती है। क्या मेरा परिवार। नर्सरी कक्षा से अगर बालक को हम शुरुआत करवा रहे हैं तो उसके लिए कौन सी विषय वस्तु मतलब बहुत अच्छी रहती है। क्या मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा विद्यालय, या फिर मेरा पड़ोस। तो देखिए, नर्सरी मतलब अगर हम बात करें तो 3-4 साल का बच्चा है, उसको नर्सरी में अगर हमने एडमिशन दिलवाना है तो उसके लिए कौन सा टॉपिक अच्छा रहेगा। क्या विषय वस्तु कौन सी, मेरा परिवार रहेगा, मेरा प्रिय मित्र, मेरा विद्यालय, या फिर मेरा पड़ोस। तो देखिएगा साथियों, मेरा परिवार। क्योंकि बालक जो होता है वो उसके परिवार के संपर्क में सबसे पहले आता है, और 3 साल का बालक उसके परिवार, माँ बाप इतना ही संपर्क बढ़ा पाता है। धीरे धीरे बच्चे का सामाजिक विकास होता जाता है और उसके प्रिय मित्र बनते हैं, फिर उसका आस पड़ोस बनता है, फिर उसका विद्यालय होता है, फिर उसके समाज से संपर्क बढ़ता है। परंतु एक नर्सरी कक्षा का जो बालक होगा, वो मेरा परिवार उसके लिए बहुत ही अच्छी विषय वस्तु हो सकती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। सिवाय मतलब एक के सिवाय सफल समावेशन यानी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है, किसकी आवश्यकता होगी। क्या पृथक्करण की, अभिभावकों की भागीदारी की, संवेदनशील बनाना, या फिर क्षमता संवर्धन की। तो देखिएगा साथियों, अगर हम बात करें इन टॉपिक पर, तो अभिभावकों की भागीदारी की समावेशी शिक्षा में आवश्यकता होती है। संवेदनशील भी बनना पड़ता है हमें समावेशन शिक्षा के लिए। क्षमता भी हमें उत्पन्न करनी पड़ती है, परंतु पृथक्करण यानी आइसोलेशन, पृथक्करण करके हम उनका नहीं कर सकते। समावेशी शिक्षा पृथक्करण नहीं, उनको इंक्लूडिव मतलब समावेश करना है हमें, पृथक्करण बिल्कुल जोर नहीं देंगे समावेशी शिक्षा पर। परंतु अभिभावकों की भागीदारी, संवेदनशील बनाना और क्षमता संवर्धन, ये तीनों होंगे। जबकि सिवाय किसके, तो पृथक्करण के ये तीनों होने चाहिए। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, पृथक्करण। अगला प्रश्न है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ठीक है, बालक में संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है ये पढ़ेंगे। तो पियाजे, वुडवर्थ,
या फिर वैलेंटाइन या रॉस, किसने कहा है ये कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है? बहुत ही पॉपुलर हम बोल सकते हैं डेफिनेशन है ये, और ये कही है वुडवर्थ के द्वारा। वुडवर्थ महोदय ने कहा है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। मतलब संवेग क्या होते हैं कि किसी भी समय व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है तो वो उसका संवेग कहलाता है। संवेग कौन कौन से होते हैं? जैसे किसी के सुख है, किसी के दुख है, कोई भय से है, जैसे कि आधुनिक काल में अभी सभी लोग कोरोना से भयभीत हैं तो वो भय एक संवेग है। क्रोध हुआ, प्रेम हुआ, ईर्ष्या, घृणा, ये सभी संवेग होते हैं हमारे, और प्रत्येक व्यक्ति में होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में किसी संवेग की अधिकता होती है और किसी की कमी पाई जाती है। तो अगर हम बात करें तो वुडवर्थ महोदय ने कहा है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। बहुत ही पॉपुलर उदाहरण है ये। उदाहरण क्या हम डेफिनेशन मान सकते हैं? डेफिनेशन दी है ये संवेग की। तो संवेग की अगर हम बात करें तो संवेग दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के संवेग होते हैं। एक तो पॉजिटिव संवेग होता है यानी सकारात्मक संवेग, और एक होता है नकारात्मक संवेग। सकारात्मक संवेगों में हम बात करें तो प्रेम, हर्ष, आनंद, स्नेह, ये सभी जो हैं ये क्या कौन से हैं? सकारात्मक संवेग होते हैं। जबकि नकारात्मक संवेगों की अगर हम बात करें तो भय, क्रोध, चिंता, कष्ट, ईर्ष्या, ये सभी कौन से? नकारात्मक संवेग होते हैं। तो ये हमारे संवेग का टॉपिक आया था, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी बताई है। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? भाषा में अर्थ की सबसे बालक का भाषा विकास किस प्रकार से होता है? ये प्रश्न है आपके कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? क्या स्वनिम होगी, संकेत प्रयोग विज्ञान होगा, या फिर वाक्य होगा, या फिर रूपिम होगी? तो अगर हम बात करें साथियों तो बालक का भाषा विकास किस प्रकार से होता है? बालक का भाषा विकास चार अगर हम देखें तो परिस्थितियों में होता है। चार भाग होते हैं भाषा विकास के। कौन कौन से? सबसे पहले स्वनिम। तो सबसे छोटी जो इकाई होगी, सबसे छोटी इकाई होगी वो स्वनिम होगी। तो आपका आंसर भी क्या आ जाएगा यहाँ पर? स्वनिम। क्योंकि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्वनिम। स्वनिम किसे कहते हैं? ये एक ध्वनि होती है। जैसे कि बालक कुछ भी बड़बड़ा रहा है ना, आ ऊ ई, कुछ भी बड़बड़ा रहा है तो वो उसकी स्वनिम होगी, या फिर हम उसको ध्वनिम कह सकते हैं। ठीक है, स्वनिम अ ई उ कुछ भी, मतलब थ च प कुछ भी अगर बालक बड़बड़ा रहा है तो वो उसका क्या? स्वनिम हो गई। सबसे पहली, सबसे छोटी ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है स्वनिम। उसके बाद होता है रूपिम। कौन सा होता है उसके बाद? रूपिम। पहले नंबर पे तो होता है स्वनिम, उसके बाद होता है रूपिम। रूपिम को अगर हम देखें तो यह सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई होती है। ये तो देखिए, इसका कोई अर्थ नहीं भी हो तो भी चलेगा, परंतु रूपिम का अर्थपूर्ण इकाई होती है सबसे छोटी। और ध्वनि की सबसे छोटी इकाई कौन सी? स्वनिम। जबकि अर्थपूर्ण इकाई कौन सी होती है? रूपिम। ये छोटे छोटे वर्णों से मिले हुए, जैसे कि कम, चल, पढ़, ये ऐसे बालक पढ़ता है ना शुरू में, तो वो क्या हो गया? रूपिम हो गया। और तीसरी जो होती है वो होता है वाक्य विन्यास। कौन सी? तीसरी जो होती है वो वाक्य विन्यास। तो वाक्य विन्यास के अंतर्गत क्या क्या? जैसे कि एक ऐसा वाक्यों का समूह बनाना सीख जाता है बालक, जिसे वाक्य विन्यास कहते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं हो कि इसका अर्थ कुछ भी निकले या ना निकले, परंतु वाक्य विन्यास में बालक मतलब दो तीन शब्दों का एक वाक्य बना सकता है। अगला है अर्थ विन्यास। अर्थ विन्यास के अंतर्गत लास्ट स्टेज होती है जिसमें बालक अर्थ ग्रहण करना सीख जाता है। तो ये चार प्रकार की भाषा की इकाई होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई तो स्वनिम, उसके बाद रूपिम, उसके बाद फिर अगर हम देखें तो वाक्य विन्यास करता है बालक, वाक्य विन्यास करता है, उसके बाद फिर अर्थ विन्यास करता है, और संकेत प्रयोग विज्ञान को अगर हम देखें तो इंग्लिश में कहते हैं फोनोलॉजी। ठीक है, तो ये इतने प्रश्न आपके इस प्रश्न में क्लियर हो रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी रिक्त स्थान के प्रति कठोर होंगे। किसके प्रति? समस्या के प्रति होंगे, जीवन शैली के प्रति होंगे, संप्रत्ययों के प्रति होंगे, या फिर वास्तविकता के प्रति? किसके प्रति? पूर्वाग्रही किसके प्रति कठोर होंगे? पूर्वाग्रही मतलब जो अग्रसोची होते हैं, जो अपनी धारणाएं गलत गलत सोचते हैं, वो किशोर किशोरी किसके प्रति कठोर होंगे? तो वो अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे। ऐसे पूर्वाग्रही बालक या फिर बालिका जो किशोर हैं वो अपनी समस्या के प्रति कठोर होते हैं, वो पूर्वाग्रही कहलाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? क्या किशोरावस्था के अंत में, या फिर बाल्यावस्था में, या फिर शैशवावस्था में, या फिर किशोरावस्था के प्रारंभ में? तो देखिएगा साथियों, बालिकाओं की लंबाई एक तो बाल्यावस्था में रहती है, और शैशवावस्था में अगर हम बात करें तो बालकों की लंबाई ज़्यादा होती है, परंतु बाल्यावस्था में
किशोरियों की जो बालिकाएं होती हैं उनकी लंबाई ज़्यादा होती है और किशोरावस्था तक चलती रहती है। ये किशोरावस्था के अंत तक जो है वो बालिकाएं बालकों की अपेक्षा ज़्यादा लंबी होंगी, जबकि जो बालक होंगे वो कम लंबे होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें एक और प्रश्न की, अगर हम बात करें इसी के अंतर्गत, तो बालिकाओं का विकास 16 वर्ष तक होता है, ऐसा बाल विकास कहता है, और बालकों का विकास 18 वर्ष तक होता है। ये प्रश्न भी आपके पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर बाल्यावस्था में हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो दीवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है। कौन सी अवस्था होगी? जो दीवा स्वप्न देखेगा बालक और भाषा का कूटकरण सीखेगा। क्या गर्भावस्था में? भाषा नहीं सीख पाता गर्भावस्था में। और बाल्यावस्था में सीख पाता है, परंतु दीवा स्वप्न नहीं देखता है। भाषा का कूटकरण भी नहीं कर पाता है, भाषा सीख जाता है, परंतु बाल्यावस्था में दीवा स्वप्न नहीं देखता है। क्या किशोरावस्था में? हाँ बिल्कुल, किशोरावस्था में ही तो बालक दीवा स्वप्न देखता है। दिन में देखे जाने वाले खुली आंखों से सपने, उनको हम क्या कहते हैं? दीवा स्वप्न कहते हैं। और दीवा स्वप्न एक बहुत, भारत में किताब भी लिखी है दीवा स्वप्न। दीवा स्वप्न किसकी किताब है? तो दीवा स्वप्न जो है ये गीजूभाई वधेका की किताब है, और ये भारत के बहुत ही बड़े बाल मनोवैज्ञानिक हैं। ये याद रख लीजिएगा, दीवा स्वप्न गीजूभाई वधेका की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो किशोरावस्था में बालक दीवा स्वप्न देखता है। दीवा स्वप्न मतलब दिन में खुली आंखों से वो कल्पना जगत में विचरण करता रहता है, जिसको क्या कहा गया है? दीवा स्वप्न कहा गया है। अगला प्रश्न है विकास के संबंध में सही कथन है। कौन सा कथन विकास के संबंध में सही हो सकता है? क्या विकास कुछ समय बाद रुक जाता है? विकास वृद्धि सूचक होता है? विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है? या फिर विकास का संबंध बाह्य परिवर्तन से होता है? तो देखिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये निकालना है हमें। विकास कुछ समय बाद रुक जाता है विकास? बिल्कुल नहीं। विकास जो है वो आपके जीवन से मृत्यु तक चलता रहता है, तो ये तो गलत हो गया हमारा। अगला है विकास वृद्धि सूचक होता है। विकास कभी भी वृद्धि का सूचक नहीं होता है। विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है। बिल्कुल सही है, संपूर्ण पक्षों में होता है। और विकास का संबंध बाह्य परिवर्तन से है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि बाह्य परिवर्तन तो वृद्धि में होता है, विकास में आंतरिक परिवर्तन होते हैं, जबकि विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है। बिल्कुल सही, क्योंकि विकास जो होता है वो व्यक्ति के ज्ञानात्मक पक्ष में भी होता है, वो उसके क्रियात्मक पक्ष में भी होता है, वो उसके भावात्मक पक्ष में भी होता है। तो विकास संपूर्ण पक्षों में परिवर्तन करता है। तो ये विकास के संदर्भ में सही कथन है। आज की क्वेश्चन सीरीज आपको कैसी लगी? अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। और अच्छा लगे तो मुझे सकारात्मक कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इस महामारी के दौर में मैं चाहता हूं कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ें नहीं, और परीक्षाएं तो अपने समय पर होती ही रहेंगी। ये जैसे ही महामारी से हम निपटे, परीक्षाएं तो होती रहेगी, और आपके भविष्य की चिंता करें, पढ़ाई जारी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।